देखिए लास्ट क्लास में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम के नियम में हमने ये देख लिया था कि कूलाम का नियम जो होता है किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य में लगता है और दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे हमने ये पता कर लिया था कि दोनों जो आवेश थे वो आपस में अगर आकर्षण कर रहे हैं या प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो कितना बल लगाकर कर रहे होंगे, उनके बीच में बल कितना लग रहा होगा। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो मैं एक बार बता देता हूँ। हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप बल का क्या निकाल सकते हो, परिमाण निकाल सकते हो कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा। अगर आपको बल की डायरेक्शन चाहिए कि जो बल है वो किधर लग रहा है, उसे हम कैसे पहचानते हैं, आवेशों की प्रकृति से। आवेश कैसे हैं, आवेश अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है यानी सजातीय आवेश है तब तो बल कैसा लगेगा भाई, दोनों पे बाहर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन मैं बोल दूं कि आवेश जो है सजातीय नहीं है, विपरीत है, विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या लग रहा होगा, उन पे आकर्षण लग रहा होगा। तो परिमाण तो इस फॉर्मूले से निकालोगे और दिशा कहाँ से निकालोगे, आवेशों की प्रकृति को देख के कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको यहाँ पे Q1 और Q2 की जो वैल्यू होती है वो आपको विदाउट साइन वैल्यू पुट करनी है, बिना साइन के ही पुट करना है, चाहे आवेश नेगेटिव में दे रखा हो चाहे आपको नेगेटिव नहीं दे रखा हो, कैसा भी हो। तो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था छोटा सा, उस क्वेश्चन से आपने ये देख भी लिया होगा किस तरीके से आप बल को निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा माध्यम का परावैद्युतांक। इसका देखो मतलब क्या है, देखो ये जो हमने कल बल निकाला था कि F किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इस K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इस पूरे K की वैल्यू। तो इस K की जगह अगर आप लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आता है आर स्क्वायर। तो यहाँ जो एप्सिलॉन आ रहा है इसका मतलब क्या मैंने बताया था आपको, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो ये जो होता है यहाँ पे वो निर्वात या वायु के लिए होता है। मतलब ये फॉर्मूला केवल और केवल आप तभी पुट कर सकते हो, उसी जगह पर पुट कर सकते हो इस सूत्र को, जब आवेश जो दे रखे हैं आपके, दोनों आवेश कहाँ पर रखे हुए हों भाई, हवा में रखे हों, निर्वात में रखे हों या फिर वायु में रखे हुए हों। तो अगर दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रख दिया है, न वो हवा में रखें न वो निर्वात में रखें। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आवेशों को जल में डुबो दिया जाए तब कितना हो जाएगा, या उनके बीच में कोई और परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब किस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके की बात हमें पूछी जाएगी और ऐसा अगर पूछा जाएगा तो हमें निकालना है उस स्थिति में बल कितना लगेगा, कैसे लग रहा होगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले बात आती है माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो होता है उसे हम K से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर हम C से भी प्रदर्शित कर देते हैं। जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है C या फिर K से हम प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, C या K से हम प्रदर्शित करेंगे, या फिर आप उसे एप्सिलॉन R से भी प्रदर्शित कर सकते हो। एप्सिलॉन R का मतलब है रिलेटिव जो परावैद्युतांक आ रहा है, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक को ही हम बोलते हैं। अब जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, सबसे पहले तो मैं लिखाऊंगा कि जितने भी माध्यम होते हैं अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। जल के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, हवा के लिए अलग होती है, कोई और माध्यम दे रखा है तो उसके लिए अलग होगी। तो मैं लिखूंगा विभिन्न माध्यमों के लिए, विभिन्न माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो परावैद्युतांक का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ मैंने कुछ माध्यम बना लिए और इधर मैं यहाँ पर उनके परावैद्युतांक की बात कर रहा हूँ। तो माध्यम जैसे मैंने लिया वायु है या फिर निर्वात ले लिया, तो वायु या निर्वात के लिए जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो कितनी होती है, 1 होती है हमेशा। परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं। जैसे जल आ जाए तो जल के लिए जो परावैद्युतांक की वैल्यू होती है वो 80 होती है। अलग अलग माध्यमों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग निकल के आती है। या कोई धातु आ जाए तो जो धातु अगर बीच में आ जाती है तो धातु के लिए परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है
वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो मैंने आपको 3 के बारे में यहाँ बता दिया है कि निर्वात या वायु के लिए 1 हो जाएगी, जल के लिए 80 होती है और धातु के लिए कितनी होती है? अनंत होती है। इनके अलावा अगर कोई माध्यम और दिया जा रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो किसी दूसरे माध्यम के लिए, और अगर कोई भी माध्यम दिया जा रहा है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में वैल्यू जो है गिवन होती है कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो क्वेश्चन के अंदर देगा, कोई दूसरा माध्यम अगर दे रखा है तो। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है भाई, और किसी भी माध्यम का अगर आपको परावैद्युतांक चाहिए, जैसे निर्वात या वायु की हमने वैद्युतशीलता निकाली थी तो हमें पता है, अगर मुझे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता चाहिए, माध्यम की वैद्युतशीलता, पहले मैं निर्वात या वायु के लिख लेता हूँ, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो जानते हो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको किसी माध्यम की वैद्युतशीलता चाहिए तो माध्यम की वैद्युतशीलता अगर आपको निकालनी है तो उसे आप एप्सिलॉन से प्रदर्शित करोगे, या एप्सिलॉन m लगा सकते हो, मीडियम की जो वैद्युतशीलता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है उसको आपको परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई करना होगा। परावैद्युतांक को आप C से भी प्रदर्शित कर सकते हो, एप्सिलॉन r से भी प्रदर्शित कर सकते हो, K से भी प्रदर्शित कर सकते हो। ये वो वाला K नहीं है जो हमने फोर्स के फॉर्मूले में पढ़ा है, ये अलग है। तो K के दोनों अगर मैं K से यहाँ प्रदर्शित कर दूँ तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए मैं फ़िलहाल के टाइम पे यहाँ किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ? C से प्रदर्शित कर दीजिए, या फिर इसके जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r से भी प्रदर्शित कर सकते हो और C से भी प्रदर्शित कर सकते हो, चाहो K से भी कर सकते हो। K मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दोनों K में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा है। हालांकि इसे स्मॉल K से आप रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन C या एप्सिलॉन r मैंने यहाँ पे लिखा दिया। बुक्स वगैरह में अगर K लिखा हुआ हो तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो इसी के लिए बात हो रही है, परावैद्युतांक की बात हो रही है। अब यहाँ से आप ऐसा तो देख ही सकते हैं कि अगर आपको C पूछा जाए या एप्सिलॉन r पूछा जाए तो किसके बराबर आ जाएगा भाई? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो परावैद्युतांक होता है, किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो किसके बराबर होगा भाई? उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, उन दोनों का अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है वो किसके बराबर मिलेगा आपको? परावैद्युतांक के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप परावैद्युतांक के बारे में देख सकते हो कि अलग अलग माध्यमों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इस तरीके से वैल्यू है। और वैद्युतशीलता हम जानते हैं, तो माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, परावैद्युतांक। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं ये बोल सकता हूँ कि परावैद्युतांक जो होता है वो माध्यम की एक विशेषता है, माध्यम के अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग वैल्यू को ये बताएगा क्योंकि माध्यम एक्चुअल में है कैसा है वहाँ पे। अब बात आती है कि हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी दो बल दे रखे हों, एक Q1 है एक Q2 है, ये दोनों बल निर्वात में या वायु में रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में कुछ बल लग रहा होगा। दो आवेश हैं, दोनों के दोनों निर्वात या वायु में रखे हुए हैं, एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, तो दोनों पे एक बल लग रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि उन्हीं दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, या उन दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पे आप ले गए और जल में डाल दिया आपने, तो जल के अंदर अगर आपने उन दोनों ही आवेशों को डाल दिया तो जल में डालने पे जो उनके बीच में लगने वाला बल है उसका मान बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, क्या हुआ होगा, वो आपसे अगर पूछ ले तो किस तरीके से आप निकालोगे। तो माध्यम में लगने वाला बल अगर आपको निकालना है, कैसे देखेंगे उसे, ध्यान से समझेंगे सभी। ऐसे देखो भाई, मैंने निकाला वायु या निर्वात में लगने वाला बल। तो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में जो बल लग रहा है वो हम आराम से निकाल ही सकते हैं। क्या होता है भाई? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² होता है, और आप K की जगह लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो एप्सिलॉन नॉट मैंने क्यों लिख दिया है? क्योंकि निर्वात या वायु के लिए कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है जो वैद्युतशीलता होती है। तो ये कौन सा बल है? जब वायु में लगने वाला जो बल है, इसे आप F0 से भी प्रदर्शित कर सकते हो, चाहो तो F0 लगा सकते हो एयर के लिए या फिर निर्वात के लिए। यह आ गया। अब आपसे बोला जाए कि किसी दूसरे माध्यम में अगर पूछ लिया जाए तब कितना होगा,
तो किसी दूसरे माध्यम में लगने वाला बल, आवेशों के मध्य में जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, कोई दूसरा माध्यम अगर दे दिया जाए आपको तो यहाँ F बराबर आ जाएगा, F इज इक्वल टू, देखो क्या आना चाहिए भाई, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, F बराबर यहाँ पर मिलेगा आपको K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो होता ही है। अब यहाँ पे K की जगह आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगाते थे ना हम, वहाँ पे नोट क्यों लगाते थे, क्योंकि वो निर्वातीय वायु में रखा हुआ है। अब यहाँ पे वो किसी दूसरे माध्यम में रखा है, इसलिए आप यहाँ नोट नहीं लगाओगे, केवल क्या लिखोगे, एप्सिलॉन लिखोगे, उस माध्यम की वैधशीलता है ये। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे, तो ये आ जाएगा आपको किसी भी मीडियम में लगने वाला जो बल है वो ये मिलेगा। अब देखो दो इक्वेशन है आपके पास, पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। अगर इन दोनों में आपको संबंध चाहिए तो क्या कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, या दूसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया है कि समीकरण 2 को डिवाइड कर दिया है 1 से। ध्यान देना क्या मिलेगा, इधर मिलेगा F अपॉन में क्या मिलेगा, F0 इज इक्वल टू, देखो इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो देखो Q1 Q2 पर R स्क्वायर से ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपको क्या मिलने वाला है, इस चीज़ को देख लो, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। इधर मिलेगा आपको 1/एप्सिलॉन और इधर से आपको मिलेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, केवल ये मिलेगा, बाकी की पूरी सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी होगी अगर डिवाइड लगा दोगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F/F0 बराबर मिलेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब अभी हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू सी या एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, F/F0 इज इक्वल टू, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, सी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी F बराबर आ गया F0 अपॉन सी। ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे कि किसी भी माध्यम में जो लगने वाला बल होता है वो किसके बराबर होता है भाई, निर्वात या वायु में लगने वाले बल के 1/c गुना बराबर आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश निर्वात में या वायु में रखे हुए हैं और किसी दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है। कितना बल लग रहा है, 100 न्यूटन। अगर उन्हीं दोनों आवेशों को मैं जल में डाल दूँ तो बताओ कितना बल लग रहा होगा। तो जल में डालने पे जो बल होगा वो कम होगा, क्यों, क्योंकि जल के परावैद्युतांक से आपको डिवाइड करना होगा। तो पहले कितना लग रहा था, 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन को किससे डिवाइड करोगे, जल के परावैद्युतांक से, और जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। तो ये तो 1 पॉइंट कुछ निकल के आ रहा है बस। जो निर्वात या वायु में 100 न्यूटन था वो जल में डालने पे 1 पॉइंट समथिंग रह गया बस बल। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को। तो दूसरे माध्यम में अगर आपने आवेशों को रख दिया तो बल क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा माध्यम लगा दिया बीच में, जैसे कि दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु लगा दी, तो धातु लगाने से तो उनके बीच में न कोई आकर्षण होगा न प्रतिकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि धातु का तो कितना होता है ये भाई, अनंत होता है। मैंने आपको बताया था धातु के लिए परावर्तन अनंत होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को अनंत से डिवाइड करोगे तो लगभग वो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है क्या नहीं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ आप देख ही सकते हो, जिस माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा, परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पर लगने वाला जो बल है वो उतना ही कम हो जाएगा, और परावैद्युतांक का मान जितना कम हो जाएगा बल की वैल्यू उतनी ही वहाँ पर ज़्यादा लगती जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं अलग अलग माध्यमों में लगने वाला बल अलग अलग होगा, और जिस माध्यम का जितना ज़्यादा परावैद्युतांक है उसका जो बल है वो उतना ही कम होता जाता है, कम होता जाता है। इस तरीके से आप देखोगे, निकाला बहुत आसान तरीके से, निर्वात या वायु में निकाल लिया है और किसी दूसरे माध्यम में बल निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है और यहाँ पर क्या आ जाए, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू सी के बराबर हम जानते हैं, अभी हमने देखा ही था। वैल्यू पुट कर दिया, तुरंत हमें ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी पूछ लिया जाए कि जल में डालने पर कितना हो जाएगा, किसी दूसरे माध्यम में डालने पर कितना हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आ जाएगा। ये निर्वात या वायु वाला है, उसको आप सी से डिवाइड कर दो, तुरंत आपको फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, कूलाम के नियम के ऊपर ही एक छोटा सा और क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है उसे आप ढंग से समझोगे। दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है, और कितना है, 6 माइक्रो कूलाम का आपको 2 आवेश दे रखे हैं, के मध्य लगने वाला बल कितना दे रखा है आपको, 20 न्यूटन दे रखा है। अगर दोनों बिंदु आवेशों को -4 माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो कूलाम लिखना भाई आप, है ना,
ये 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम, और ये भी जो है 6 माइक्रोकूलम है। तो 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के मध्य लगने वाला बल 20 न्यूटन है। तो अगर दोनों बिंदु आवेशों को माइनस के 4 माइक्रोकूलम जोड़ दिया जाए, इसमें भी इतना ऐड कर दिया जाए, इसमें भी इतना ऐड कर दिया जाए, तब कितना बल लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने की दो स्थिति हैं। क्या दे रखी है स्थिति, ध्यान से समझेंगे। पहले तो आपको दे रखे हैं 2 बिंदु आवेश, ये कितने का है +2 माइक्रोकूलम, ये भी कितने का है, ये है +6 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी दे रखी होगी, मान लेते हैं कितनी दूरी है r। और इस स्थिति में इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, ये है हमारी स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति में आपको ये दे रखा है। अब फिर इन्होंने आपको क्या बोला है, यदि उन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलम जोड़ दिया जाए, दोनों ही आवेशों को, इसको अलग से इसको अलग से, तब कितना बल लगेगा। तो देख लेते हैं स्थिति सेकंड में आपसे क्या बोला गया है। स्थिति सेकंड में देखो ध्यान से, तो कितने आवेश थे हमारे पास, 2 आवेश थे। अब ध्यान से देखो, 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम अगर मैं ऐड कर दूं, तो +2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम अगर ऐड कर दिया जाए, तो आप बताओ कितना मिलना चाहिए, -2 माइक्रोकूलम, क्योंकि +2 में इसे अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम। अगला वाला जो आवेश मिलेगा आपको, दूसरा वाला जो आवेश है वो देखो +6 माइक्रोकूलम में अगर आप -4 माइक्रोकूलम ऐड कर दोगे तो ये कितना मिल जाएगा भाई, +2 माइक्रोकूलम मिल जाएगा। और दूरी अभी भी वही है, जो दूरी पहले थी वही दूरी यहाँ पे भी। और इस स्थिति में अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर बता दीजिए जो F है, जो लगने वाला बल है, वो कितना हो जाएगा। तो 2 स्थितियाँ हैं, दोनों स्थितियों से आप यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो। तो पहली स्थिति में हमें बल दे रखा है, देखो करके देखते हैं। F बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है r², तो r², ये मैंने लगा दिया। यहाँ से आप देख रहे हो 12K अपॉन r² किसके बराबर आ रहा है, F किसके बराबर दे रखा है, 20 न्यूटन, तो ये 20 के बराबर आ रहा है। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हो वो यहाँ पे पुट कर दोगे एज इट इज, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई कैंसिल हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन यहाँ से बना ली, दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से निकालोगे तो ये देखो कितना निकल के आएगा, F बराबर K Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, Q2 भी कितना है 2 अपॉन में क्या आएगा r²। यानी आपको अगर ये वाला F' चाहिए तो आपको K अपॉन r² चाहिए, बस ये 4K अपॉन r² आ रहा है। और K अपॉन r² की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, K अपॉन r² की वैल्यू कितनी आ रही है, 20/12। इसे सॉल्व करो कितना मिलेगा भाई, 5 चौक 20, 3 चौक 12, तो 5/3 आ रही है K की वैल्यू, मतलब K अपॉन R की वैल्यू। तो इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दो, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दोगे। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, पहले समीकरण से K अपॉन r² की जगह आप ये वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो F' बराबर मिलेगा 4 इंटू कितनी आई है वैल्यू, 5/3, तो 5/3, तो कितना आ जाएगा भाई, 20/3 न्यूटन हमें निकल के आएगा, यानी 6.67 न्यूटन करके कुछ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो ये आप निकाल सकते हो। पहली स्थिति से आपने K अपॉन r² की वैल्यू निकाली और उसे दूसरी स्थिति में आपने पुट कर दिया, तो दूसरी स्थिति में बल इतना रह जाएगा। तो जो बल पहले कितना लग रहा था 20 न्यूटन का, दूसरी स्थिति वो कितना रह गया, 20/3 रह गया। समझ रहे हो, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप आराम से उन्हें बना सकते हो सीधे सीधे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, यानी जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये कौन सा होता है भाई, कूलाम के नियम का अदिश रूप है। कूलाम के नियम का अदिश रूप दे रखा है। इससे हम केवल मैग्नीट्यूड निकालते थे, है ना, तो अदिश रूप है, डायरेक्शन नहीं निकालते थे, मैग्नीट्यूड पता करते थे, यानी अदिश रूप है। अगर आपको सदिश रूप चाहिए, सदिश का मतलब है वेक्टर की फॉर्म में चाहिए, तो कैसे करेंगे भाई, तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से मैं बता देता हूँ। K Q1 Q2 अपॉन r² लिखा हुआ है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो मैंने इसे एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दिया। एकांक सदिश आपने 11th में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा।
एकांक सदिश यानी आर कैप, कैप लगा देते हैं जो एकांक सदिश होता है। तो जैसे ही मैंने एकांक सदिश से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, वेक्टर का साइन आ जाएगा, क्योंकि इधर एकांक सदिश का मतलब देखो होता क्या है। एकांक सदिश का मतलब होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो एक होता हो और जो दिशा देने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक से मल्टीप्लाई किया एक्चुअल में आपने, और इसके पास दिशा है, डायरेक्शन है, इसीलिए आपने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है जानते हो क्या होता है, आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, और इस मॉड आर को आप केवल आर लिख सकते हो। आर वेक्टर का जो मॉड होता है केवल आर लिख सकते हो, यानी कि एफ वेक्टर बराबर मिलेगा आपको के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, आर वेक्टर अपॉन आर। समझ रहे हो आप लोग। और इसी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर की क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा भाई, आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यही कूलम्ब के नियम का सदिश रूप है। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया, और ये सबसे आसान तरीका है इसके सदिश रूप का। अदरवाइज इसके और भी तरीके होते हैं कूलम्ब के नियम के सदिश रूप निकालने में। अब बुक्स वगैरह उठाओगे तो बहुत बड़े बड़े से मेथड्स दे रखे होते हैं जो कि आपको नहीं करना है। सीधा सीधा याद रखो बस, ये अदिश रूप होता है, दिशा चाहिए, दिशा में कहाँ से निकाल सकता हूँ, वेक्टर से, एकांक सदिश से निकाल सकता हूँ। एकांक सदिश का यूज़ ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो हमें दिशा के बारे में बताए। एकांक सदिश बनाया ही क्यों गया है, डायरेक्शन को देने के लिए ही बनाया गया है। तो जहाँ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसके पास तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है भाई। तो मैंने यहाँ एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दिया, और आर कैप किसके बराबर है, आर वेक्टर अपन मॉड ऑफ आर, जिसे आप आर वेक्टर अपन आर लिख सकते हो। जैसे ही लिखोगे तो दोनों डायरेक्शन में आप देख पा रहे होंगे वेक्टर साइन आ चुका है। यही क्या हो जाएगा, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप हो जाएगा। कर सकते हैं ये पूरा का पूरा। आगे चलते हैं नेक्स्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखोगे भाई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में 2 से ज़्यादा आवेश रखे हुए हों, कहीं पे भी 2 से ज़्यादा अगर आवेश रखे हुए हैं, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास एक आवेश है Q1, और इस Q1 से R1 दूरी पर एक बिंदु रखा हुआ है Q। तो ये 2 आवेश थे, तो ये इस पर कुछ बल लगा रहा होगा, ये इस पर भी कुछ बल लगा रहा होगा। अगर यहाँ तीसरा आवेश और रख दिया जाए, मैंने ले लिया यहाँ पर एक Q2 और ले लिया, ये नेगेटिव में है। तो Q2 अगर मैंने यहाँ रख दिया है तो कुछ ना कुछ दूरी पर होगा। मैंने मान लिया कितनी दूरी पे, R2 पे। तो पहले जो Q1 Q पे बल लगा रहा था, इधर लगा रहा है। अब Q3 अगला जो आवेश आपने रख दिया है, ये आवेश रखने से ऐसा नहीं है कि ये वाला रख दिया तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल बदल जाएगा। बल अभी भी उतना ही लगा रहा होगा ये, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं, F का फॉर्मूला कितना होता है भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी बल डिपेंड किस पे करेगा, दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड पे, और दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों आवेश कितने मैग्नीट्यूड है, कितनी दूरी पर रखे हैं। तीसरा आवेश है या नहीं है, या कितने आवेश रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q2 आवेश रख दिया, एक मैंने और आवेश रख दिया यहाँ पर, मैंने कितना रख दिया, यहाँ Q3 है, ये कितनी दूरी पर है, R3 दूरी पर है। तो एक दूसरे के कारण लगने वाला जो बल है वो अलग जो आवेश रखे हुए हैं उन पर निर्भर नहीं करता है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस बिंदु आवेश पर इन तीनों के कारण आपको बल निकालना है, तो तीनों के कारण कैसे निकालोगे, तो अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग आप बल निकाल लीजिए। इसके कारण लगने वाला इस पे निकाल लो, ये पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो किधर लगेगा बल भाई, बाहर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा होगा, ये इसको धक्का दे रहा होगा इधर। तो मान लेते हैं कितना बल लग रहा है, F1। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा होगा, आकर्षण। तो इसके द्वारा लगने वाला बल इधर मिलेगा, कितना बल मान लेते हैं, F2 बल मान लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो F3 इधर लग रहा होगा। तो अब यहाँ इस एक बिंदु आवेश पर कितने बल लग चुके हैं, 3। तीनों आवेशों के कारण अलग अलग बल लगेगा। Q1 के कारण अलग है, Q2 के कारण अलग है, Q3 के कारण अलग है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे ही आप पता करोगे डायरेक्शन किधर होगी। तो ये पॉजिटिव तो प्रतिकर्षण हो गया, बाहर चला गया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो आकर्षण हो गया। ये पॉजिटिव तो प्रतिकर्षण बाहर चला गया।
अब आपको अगर यहाँ पे कुल बल चाहिए, एफ नेट चाहिए, तो एफ नेट बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तीनों आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग जो बल है उसके सदिश योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? सदिश योगफल के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो प्रत्येक आवेश के द्वारा जो लगाया गया बल है, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, अलग अलग जो इंडिविजुअल बल आ रहा है उनका आप सदिश योग ले लो, वेक्टर फॉर्म में जोड़ दीजिए, वही आपको कुल बल निकल के आ जाएगा, एफ नेट आपको निकल के आ जाएगा। और इनका मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता ही है भाई। जैसे मैं बोलूँ F1 कितना है, देखो भाई F1 यानी ये बल, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप। K Q1 यहाँ पे Q का काम कर रहा है, Q2 यहाँ पर क्या हो गया Q अपॉन दूरी कितनी है R1 स्क्वायर। तो F1 आप ऐसे निकाल लोगे यहाँ। F2 अगर पूछा जाएगा यहाँ F2 बताओ कितना होगा, तो K Q1 की जगह कितना आ जाएगा Q2। ध्यान रखना नेगेटिव में है लेकिन आपको पॉजिटिव भी रखना है। और Q2 की जगह कितना आ जाएगा Q अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर, यानी R2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये F2 आ जाएगा। सिमिलरली आप F3 भी निकाल सकते हो यहाँ पर कि ये जो बल है वो कितना लगेगा, तो K Q3 इंटू Q अपॉन कितना मिल जाएगा R3 का स्क्वायर। तो ये इनके मैग्नीट्यूड हैं। और आपको टोटल चाहिए तो आपको वेक्टर फॉर्म निकाल के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे निकाल पाओगे। ठीक है, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में ध्यान रखना, अगर कोई दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में बल लगेगा आराम से। अगर तीसरा आवेश रख दिया जाए तो तीसरे आवेश के कारण उन दोनों पर लगने वाले बल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगर आप कुल बल निकालना चाहते हो तो कुल बल उन दोनों के कारण अलग अलग निकालो और दोनों का सदिश योगफल कर लीजिए। 3 दे रखे हैं तो तीनों के कारण अलग अलग निकालो बल और उनका सदिश योगफल ले लीजिए। 3 से ज़्यादा दे रखे हैं तो अलग अलग बल निकालो, अलग अलग उनका सदिश योगफल ले लीजिए। तो जितने भी आवेश दे रखे हैं उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग आपको बल निकालना है और उनका आपको सदिश योगफल ले लेना है। उसी से आप जो है उसी को आप जो है अध्यारोपण का सिद्धांत बोलोगे। इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी तक हम 2 बिंदु आवेशों के लिए तो पढ़ते आ रहे थे। अब 3 दे दिए जाएँ, 4 दे दिए जाएँ, 5 दे दिए जाएँ, कितने भी आवेश दे दिए जाएँ, आप बल को आराम से निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, 1-2 मैं यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझा देता हूँ आपको। देखो, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान आवेश प्लस Q रखे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों में 3 शीर्ष होंगे, तो तीनों पे प्लस Q आवेश रखे हुए हैं। करीब 2 आवेशों के कारण तीसरे आवेश पे लगने वाला आपको कुल बल बताना है, कितना बल जो है लग रहा होगा। तो 2 के कारण तीसरे पे आपसे पूछा गया है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ होगा, ये मैंने मान लिया कि ये हमें समबाहु त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज के शीर्षों पर क्या रखे हैं, आवेश। तो यहाँ पर कितना है प्लस Q, यहाँ पे भी कितना है भाई प्लस Q, और यहाँ पे भी कितना है प्लस Q। जो समबाहु आवेश है उसकी भुजा हम मान लेते हैं A भुजा आपको दे रखी है, तो भुजा समान होती है तो A हो गया। किन्हीं 2 के कारण तीसरे पे आपको बल निकालना है, ध्यान से समझेंगे। इन दोनों के कारण मैं इस पे निकालना चाहता हूँ कि इस पे कितना बल लग रहा होगा। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव है, तो इसके कारण निकालोगे आप। इसके कारण बल किधर लगेगा भाई, प्रतिकर्षण होगा, इस तरफ लग रहा होगा। मान लेते हैं कितना बल लग रहा है F। अब देखो ये प्लस Q था, ये प्लस Q था, दूरी कितनी थी A थी, तो कितना बल लग गया F लग गया। ये भी प्लस है Q है, ये भी प्लस Q, दूरी कितनी है A, तो इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब बल किधर लगेगा भाई, ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, ऐसे ही लग रहा होगा। ये बताओ F के बराबर ही लगेगा बल या कुछ अलग लगेगा। इन दोनों के कारण लगने वाला बल मैंने F मान लिया है, तो इन दोनों के कारण जो लगने वाला बल होगा वो इसके बराबर ही होगा या कुछ अलग होगा, बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि आवेशों के मैग्नीट्यूड वही दे रखे हैं और दूरी भी वही दे रखी है। और बल किस पर निर्भर करता है, आवेशों पर और दूरी पर ही। दोनों के लिए समान है, तो ये वाला बल भी कितना लगेगा, F ही लगेगा। और F कितना लगेगा वो आप निकाल सकते हो। F बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना दे दिया A, यानी A स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आप बता सकते हो कि जो F लग रहा है वो कितना लग रहा है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बराबर लग रहा है। हमें तो क्या चाहिए, नेट बल चाहिए, तुल्य चाहिए। तो तुल्य अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, देखो मैं इसको यहाँ पे उठा के यहाँ बना रहा हूँ कि एक आपके पास बिंदु दे रखा है, इस पर एक बल इधर लगा है F, एक बल इधर लगा है F। आपको इन दोनों का नेट चाहिए, तो नेट बल कहाँ से पास करता है भाई, इनके बीचा बीच में से पास करेगा।
और एफ नेट अगर आपको निकालना है तो आपको परिणामी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला रिजल्टेंट का। आपको ये फॉर्मूला याद है कि दो वेक्टर अगर दे रखे हों, मैं बता देता हूँ उसे, जैसे यहाँ पे बता देते हैं। चलो, दो वेक्टर अगर आपको दे रखे हो, जैसे ये ए है, ये कितना है बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो उनका जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए और बी किसके बराबर है? एफ एफ के बराबर है एक तरीके से। एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू क्या आएगा cos थीटा। अब थीटा निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल आपसे पूछा जाएगा। बताओ भाई कितना एंगल होगा ये? 60 का होगा। क्यों होगा 60 का? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों कोण कैसे हो जाएंगे? समान। 180 के होते हैं तो तीनों समान होते हैं, यानी 60 के। ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 का ही हो जाएगा। तो एंगल कितने का है? पूरा 60 का है। तो cos कितना मिलेगा यहाँ पे? 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? 1/2 sin 30 के बराबर। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या? देखो 2f स्क्वायर, f स्क्वायर और f स्क्वायर 2f स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस f स्क्वायर का अंडर रूट है, तो कितना मिलेगा भाई? 3f स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कितना मिल जाएगा? √3f। यानी जो एफ नेट आया है वो कितना आया है? √3f। और f किसके बराबर है भाई? ये मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। कितना है? q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से आप एफ नेट निकाल लोगे आराम से। ये आपका आंसर है। तो करने का तरीका समझ लो इसे कैसे करना है। दो से ज़्यादा अगर आवेश दे रखे हो तो अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग पहले फोर्स निकालो किसके बराबर। यहाँ तो दोनों समान आ गए हैं। समान इसलिए आ गए क्योंकि पेयर समान है, दूरी भी समान है। तो ये हमने फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स निकालते समय वेक्टर का ही यूज़ होगा, और वेक्टर आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला R बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी ये ज़रूरी है कि दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, एंगल पे ही डिपेंड करता है वो पूरा का पूरा खेल। तो एंगल यहाँ पे 60 आ जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होंगे, तीनों का योग 180 होता है, तो तीनों में बांट दो तो 60 के निकल के आ गए। तो वैल्यू पुट करके आप तीनों फॉर्मूला मतलब ये वैल्यू पुट कर दोगे एफ की यहाँ से उठा के, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन बना के छोटा सा चेंज मैंने ये कर दिया है कि यहाँ पे जो आपको तीनों समान दे रखे थे, तीनों की वैल्यू जो समान दे रखी थी, कि जो आवेश हैं हमारे पास, एक यहाँ पे आवेश है, एक यहाँ पे आवेश है और एक यहाँ पे आवेश है। तो अभी हमने तीनों आवेश समान लिए हुए थे। अब मैंने क्या कर दिया कि ये मैंने मान लिया प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये कितना है? प्लस क्यू है। दूरी ये a, ये भी a है, और ये भी कितनी है? a। छोटा सा चेंज हुआ है बस। देखो यहाँ तीनों प्लस प्लस क्यू थे, दूरी a थी। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? एक इसको जो प्लस वाला है इसको नेगेटिव बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों बिंदु आवेश के कारण तीसरा वाला जो ये वाला बिंदु आवेश है, इस पर आपको नेट बल बताना है कि नेट बल यहाँ पर कितना आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे भाई इसे? इसे कैसे करोगे? पहले अलग अलग बलों के कारण निकालना, अलग अलग आवेशों के कारण बल निकालना पड़ेगा। तो इसके कारण देखो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा? तो बल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो मान लिया कितना बल लग रहा है? F। कितना लगेगा ये आप निकाल सकते हो। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये बल कितना आ रहा है? K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है। अब माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, कितना किधर लगेगा बल? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि आकर्षण होगा। तो अब बल इधर लगेगा। अच्छा, ये जो बल है वो मुझे बताओ, क्या ये F के बराबर ही होगा या अलग होगा? F के बराबर ही होगा, अलग होगा? क्यों होगा अलग भाई? ये बल F के बराबर ही होगा या अलग होगा? बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि निकाल के देख लो, F बराबर K, Q1 जब लगाओगे तो Q ही लगाओगे, ना कि माइनस Q लगाओगे। Q2 Q है ही है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम दे रखा है, अभी भी दूरी भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस नेगेटिव ने क्या किया है? बस नेगेटिव ने बस दिशा को बदल दिया है।
जो पहले दिशा ऊपर हुआ करती थी, अब इस नेगेटिव ने उस दिशा को क्या कर दिया है, नीचे बना दिया है। परिमाण तो बल का पहले भी वही था और अभी भी वही होगा, तो ये बल तो कितना लगेगा, अभी भी F ही लगेगा। चाहो तो आप निकाल के देख लो, F बराबर KQ1 Q2/r² से वही निकल के आने वाला है, तो सेम लगेगा। अब दो वेक्टर हो गए आपके पास, ये दो वेक्टर है, इनका नेट अगर आप निकालोगे तो नेट किधर से पास कर रहा होगा भाई, इनके बीच में से ऐसे करके आएगा, अपने बीच में से पास करेगा। तो दोनों के बीच का आपको एंगल पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होगा। बताओ भाई, ये एंगल कितने का आना चाहिए, 120। पता है क्यों आएगा, क्योंकि पूरा एंगल कितने का है, 180 का होता है। ये कितने का है, 60 का है। 180 में से 60 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री आ जाएगा। अब आप वैल्यू लगा सकते हो, F नेट बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। cos थीटा कितना है, cos 120। और जानते हो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। F नेट कितना आएगा, देखो F² और F² कितना हो गया, 2F²। माइनस के कितना मिल जाएगा, F², ये अंडर रूट में है, F² का क्या मिलेगा, अंडर रूट, यानी F नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F के बराबर ही आ गई। F हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, F KQ²/r²। तो ये हमें निकल के आ जाएगा कि F नेट कितना आएगा, KQ²/r² के बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग भाई से। इस तरीके से ऐसे जब क्वेश्चन आर्डर में दो से ज़्यादा अगर आवेश रखे हुए हैं तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग फोर्स निकालो, और अलग अलग फोर्स अगर आ जाएं तो F नेट आप निकाल ही सकते हो। ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को लगा के सीधा सीधा सॉल्व करके आप कर सकते हो। और एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, मैंने वो वर्ग के फॉर्म में ले लिया सपोज, तो वर्ग के फॉर्म में किस तरीके से है, ये रहा। ये एक वर्ग है, क्या है भाई, वर्ग। तो वर्ग के 4 कोने हैं, 4 शीर्ष हैं, ये रहे 4 इसके शीर्ष। भुजा मैंने A के बराबर ही मानी, A, ये भी A है, ये भी कितना है, A ही है। अब यहाँ पर आवेश कितने आ गए, 4। पिछले वाले में कितने थे, 3 थे, अब यह 4 हो चुके हैं, ठीक है। मैंने मान लिया Q आवेश यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस Q आवेश है, यहाँ पे भी प्लस Q आवेश है, और यहाँ पे भी कितना है, प्लस Q आवेश है। आपसे पूछा गया है कि इसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर यहाँ पर एक कैपिटल Q आवेश रख दिया गया है, मध्य बिंदु पर, केंद्र जो है इसका। और इस कैपिटल Q पर, ये जो कैपिटल Q हमने रखा है, इस कैपिटल Q पर आपको क्या पूछा गया है, कुल बल पूछा है, कितना हो गया होगा। यहाँ पर कुल बल पूछा है, इन चारों के कारण यहाँ पर कुल बल कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे भाई, कैसे निकालेंगे। देखो अलग अलग आवेश के कारण अलग अलग आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे। इसके कारण इस पे लगाया होगा तो प्रतिकर्षण हुआ होगा भाई। तो देखो ध्यान से, मैंने मान लिया ये दूरी कुछ ना कुछ होगी, कितनी दूरी मान ली, R। ये भी दूरी किसके बराबर आ रही होगी, R ही होगी। ये भी दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक R, और ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक R, क्योंकि केंद्र पर है तो सभी से समान दूरी पर होगा ही। आप अगर ये R निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कितनी होगी पता है कैसे निकालेंगे। ये आपको पता है A है, ये भी A है, तो ये पूरी दूरी निकाल सकते हो। समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण में एक कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण किसके बराबर होता है, पाइथागोरस लगा दोगे तो पूरी जो दूरी मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, √A² प्लस A² के, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2A² का अंडर रूट, यानी कि ये मिल जाएगा √2A के बराबर। तो पूरी दूरी कितनी आ रही है, √2A के बराबर। तो R अगर आपको निकालना है, यानी 2R के बराबर है, 2R की वैल्यू ये आ गई। तो R अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा, √2A को डिवाइड बाई 2 करोगे तो A/√2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर R की वैल्यू ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे करके निकाल लोगे कि ये दूरी A/√2 आएगी, क्योंकि पूरी कितनी होती है, √2A, पूरी √2A के, एक ये A है, ये A है, तो √2A आ गई, तो इसका आधा कर दोगे तो A/√2 ही आ गई। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसे कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, उस चीज़ को देख लेते हैं। देखो इस Q के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा, प्रतिकर्षण होगा, इधर लग रहा होगा। मान लेते हैं कितना बल लग रहा है, F निकाल सकते हो आप चाहो तो कितना होगा, लेकिन मैं अभी निकाल नहीं रहा, F मान लिया, F लग रहा है। अब आप मुझे बताओ
इसके कारण इस पे अगर F बल लगा है तो इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F ही लगेगा या कुछ अलग लगेगा, F ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आवेश समान है, दूरी भी समान है, तो ये इधर F है तो ये भी कितना लगेगा, F ही। अच्छा, इसके कारण जो इस पे बल लगेगा इधर लगेगा, बताओ कितना लगेगा, F लगेगा या कुछ अलग लगेगा, F ही लगेगा। और इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण इधर होगा, बताओ F लगेगा कुछ अलग लगेगा, F ही लगेगा। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ इस तरीके से हो गया कि इस जो बीच वाले बिंदु पे इधर भी F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है और इधर भी F लग रहा है, चारों दिशाओं में F बल लग गया। और इसका मतलब आप समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है, एक इधर खींच रहा है एक इधर, तो नेट कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पे F नेट कितना आ गया निकल के भाई, 0। कितना आ गया, 0 आ गया। और आप इसे डायरेक्ट क्या याद रखोगे, कभी भी कैसा भी ऐसा डायग्राम आ जाए जहाँ पर भुजाएं समान दे रखी हो, भुजा कैसी हो, समान, और उसके शीर्षों पर समान ही आवेश हो, तो केंद्र पर जो बल लगता है हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है, हमेशा 0 होगा। देखो ये तो 4 भुजाओं वाला चित्र था, अगर आपको यहाँ पर 3 भुजाओं वाला भी दे दिया जाए, 3 भुजाओं वाला भी दे दिया जाए तो भी कितना आएगा भाई, वो 0 ही आएगा। अगर आपको ऐसे करके दे दिया जाए ना ये, और बोल दिया जाए कि यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी कितना है Q, यहाँ पर भी Q, केंद्र पर पूछा जाए, केंद्र पर कितना भी आवेश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कैपिटल Q मान लिया, तो इस पे भी जो F नेट मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई आपको, 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। सॉल्व करना ज़रूरत है, ये सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा सीधा आप ध्यान रखोगे, भुजाएं अगर समान है, आवेश अगर समान है, तो केंद्र पर कितना होगा, 0। चाहे वो 3 भुजाओं का बना हुआ आकृति हो, चाहे 4 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो, कितने की हो, केंद्र पर हमेशा कितना होगा, 0 ही बल लगेगा। तो आप इस चीज़ को नोट डाल के लिख भी सकते हो कि यदि n समान भुजाओं वाले चित्र में, चित्र के शीर्षों पर समान भुजाओं वाले आकृति के शीर्षों पर समान आवेश रखे हों तो उसके केंद्र पर रखे आवेश पर कुल बल हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो याद क्या रखना है भाई आपको, समान भुजाएं होनी चाहिए और समान ही आवेश होनी चाहिए, और केंद्र पर कितना भी आवेश हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुल बल हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे आप। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको घर से करके लाने के लिए दे रहा हूँ, वो घर से आपको करने हैं। और देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये वर्ग है, ये प्लस क्यू आवेश, ये जो है प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू मैंने ले लिया। इसके केंद्र पर जो कैपिटल क्यू आवेश है, इस पर अब आपको बताना है एफ नेट कितना हो जाएगा। अब 0 तो आएगा नहीं भाई वो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव कर दिया है। अब कुछ अलग आएगा, आपको बताना है कितना आएगा। अगर भुजा कितनी है, ये ए है, ए भुजा है, तो आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है कि किस तरह निकल के आने वाला है। कर लेंगे आप लोग इसको। और अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर +2q है और यहाँ पे मैंने मान लिया -q। तो इस पे आपको निकालना है नेट बल कितना होगा। ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब देखो बदल दिए हैं आवेश यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता करना है एफ नेट कितना हो जाएगा। तो कल आते ही इन्हें डिस्कस करेंगे हम, कल की क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी। और ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है भाई। तो ये कर लेने हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिस्कस।
पूरा लिखना है ये आपको।